नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 4.2 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों को। इससे पहले हम लोगों ने इस अध्याय में जैसे कि इससे पहले जो थ्योरी दिया है उसको कर लिया है और प्रश्नावली 4.1 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी को कर लिया है। तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि आप सभी के जो भी मैथ्स में डाउट आते हैं उसको उस स्तर पे क्लियर किया जाए। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आधी चीजें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपके मन में जो भी डाउट रह जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए इस अध्याय में जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि गुणनखंड विधि क्या होता है और किस प्रकार से गुणनखंड विधि से एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। आप सभी से मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण का मूल का क्या मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न नंबर 1 को गुणनखंड विधि से हल करना शुरू करते हैं। यदि आपको गुणनखंड विधि से हल करना आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है या थोड़ा बहुत भी आता है तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। जो भी प्रश्न नंबर 1 दिया है इसको हम लिख लेंगे ऐसे कि दिया गया है या दिया गया समीकरण है, गया समीकरण, या आप लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। हमारा दिया गया समीकरण क्या है, जो भी समीकरण है उसको हम लिख लेंगे x का घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसे गुणनखंड विधि से क्या करना है, हमें इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो भी समीकरण दिया है इसे गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी गुणनखंड रूप में लिखना पड़ेगा, तभी उसका हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे गुणनखंड रूप में करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो भी हमें समीकरण दिया रहेगा उसको हम मानक रूप में लिखेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो जिस चर में भी वो समीकरण दिया रहेगा, जैसे कि इस स्थिति में चर x में समीकरण दिया हुआ है तो इसके चर के घात को हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं। घटते हुए क्रम में अगर लिख देंगे तो वो उसका मानक रूप कहलाएगा। जैसे कि इस स्थिति में अगर देखें तो पहला पद जो है x का घात 2, पहले पद में x का घात क्या है 2, दूसरे पद में x का घात क्या है 1 है, और अंतिम पद अचर है उसमें अगर हम x के घात की बात करें तो वो 0 है। और इन संख्याओं को देखें तो ये घटते हुए क्रम में है, यानी कि ये पहले से ही समीकरण मानक रूप में लिखा हुआ है। यदि हो सकता था कि ये ऐसे लिखा होता x के घात 2 माइनस का 10 माइनस का 3x बराबर का 0, तो इसे हमें सजाकर ऐसे लिखना पड़ता x के घात 2 माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0, तब ये मानक रूप में होता। यहाँ से हम ये समझ गए कि जो हमारा दिया गया समीकरण है ये क्या है, पहले से ही मानक रूप में है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण में हम ये काम करते हैं कि ये हमें जो समीकरण दिया हुआ है इसके पिछले पद को जो मानक रूप में लिखने के बाद हमें प्राप्त होगा उसको दो पदों में हम बांटते हैं। जैसे कि -3x लिखा हुआ है तो इसको दो पदों में बांटना है। तो पदों में बांटने के लिए या तो हम प्लस का उपयोग करेंगे या माइनस का उपयोग करेंगे, तभी पद बनते हैं। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं लिखने के। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो -3x को मैं -x और -2x भी लिख सकता हूँ, दो पद बन गए, और ये -3x का -3x ही है। साथ ही साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं माइनस का 4x लिख दूं और प्लस का x लिख दूं तब भी ये क्या है, माइनस का 3x ही है, लेकिन ये दो पदों में हो गया, जो हमसे कहा जा रहा है दूसरे चरण में करने के लिए। हम ऐसा कर रहे हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं लिख दूं कि माइनस का 5x और प्लस का 2x, या अन्य कई तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। हो सकते हैं, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, हो सकते हैं। तो किस रूप में लिखें कि इसको गुणनखंड रूप में तोड़ा जा सके। हमारा मेन मकसद क्या है, गुणनखंड रूप में तोड़ना, ताकि हम इसका मूल ज्ञात कर सकें। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से कौन सा तरीका सही होगा इनको दो पदों में व्यक्त करने के लिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा तरीका सही होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक उपाय लगाते हैं। क्या उपाय लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पहला पद है मानक रूप में लिखने के बाद x का घात 2, जिसका गुणांक अगर मानक रूप में हम या सामान्य रूप में बात करें ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 की बात करें, तो यहाँ पे a क्या है, 1 के बराबर है इसका a का, और जो अचर पद है जो c है इस स्थिति में माइनस का 10 है, इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 10 प्राप्त होगा। ये तीसरा चरण है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या करते हैं, इस x के घात 2 वाले पद के जो भी गुणांक है इसको और अचर पद को आपस में गुणा करते हैं चिन्ह के साथ। हम चिन्ह के साथ लेके चलते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम
इस -10 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे। जैसे कि एक संख्या में a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b मान लेते हैं और हम इसको लिखेंगे a गुणे b के रूप में। इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि हम a प्लस b करें तो ये हमें -3 प्राप्त हो। -3 क्या है? इस बीच वाले पद में जिसमें चर का घात 1 है उसका गुणांक हमें प्राप्त हो, वो भी चिन्ह के साथ प्राप्त हो। तो इसको भी लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिए, मैं अगर -10 को लिखना चाहूं तो माइनस का 1 गुणे 10 लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं कि 1 गुणे -10, या मैं लिख सकता हूं -2 गुणे 5, या मैं लिख सकता हूं कि 2 गुणे -5, या इसको मैं भिन्न रूप में भी लिख सकता हूं, दो ऐसे भिन्न जिनको गुणा करने पे मुझे -10 प्राप्त हो। कई तरीके इसके भी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका सही होगा कि जिसको हम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकें? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो a प्लस b करने पे हमें -3 प्राप्त होना चाहिए। तो इनमें से हम जांचेंगे एक एक करके। ये स्टेप है, आपको करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको अभ्यास हो जाएगा और आप क्या करेंगे, जल्दी ही इसे कर पाएंगे। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कुशल बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रत्येक को चेक करेंगे। जैसे इसको जोड़ेंगे a और b को, तो ये -1 और 10 है तो 9 प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे तो -9 प्राप्त होगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। यानी कि a और b ये वही दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे -3 प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें -10 प्राप्त होगा। ये भी स्थिति होती है। तो इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? देखिएगा, x का घात 2 प्लस का 2x माइनस का 5x माइनस का 10 बराबर का 0। इस रूप में इसे लिखा जा सकता है। हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर का 0। हमने इन दोनों पदों को क्या किया है, बदल दिया है और कुछ नहीं किया है। दोनों तरीके सही हैं। हम क्या करते हैं, पहले तरीके को मिटा देते हैं, या पहले तरीका से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों पदों को लेते हैं, ये प्रथम दो पदों को और अंतिम दो पदों को। इन दोनों पदों में अगर देखें, प्रथम दो पदों में तो x उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ लेते हैं तो x से घात 2 में से एक उभयनिष्ठ लेंगे x, तो क्या बचेगा, x बचेगा। और 5x में से उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस का यहाँ पे 5x रहेगा तो 5 बच जाएगा। फिर इन दोनों पदों में अगर हम देखेंगे तो प्लस का 2 उभयनिष्ठ रहेगा तो x माइनस का 5 बचेगा और बराबर का ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे उभयनिष्ठ लेने का एक तरीका ये होता है कि जो प्रथम पद में उभयनिष्ठ लेने के बाद जो बीच में ये गुणा के रूप में बच रहा है, इसी को हम यहाँ पे भी प्राप्त करते हैं। इस तरीका से ये उभयनिष्ठ लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस पद में और इस पद में इस चिन्ह की तुलना में, तो हमें ये प्राप्त होगा कि x माइनस का 5 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है तो x प्लस का 2 बचेगा बराबर का 0 होगा। और ये गुणा के रूप में हो गया, यानी कि गुणनखंड रूप में हो गया। और यहाँ से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस का 5 लिखा हुआ है और x प्लस का 2 लिखा हुआ है, और ये आपस में गुणा है और बराबर का 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको x माइनस 5 को p मान लूँ और x प्लस 2 को q मान लूँ, तो यहाँ पे ये एकदम लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 के बराबर होता है, या तो p 0 हो जाए, 0 गुणे q करें तो 0 के बराबर प्राप्त होगा, या p ही रहे और गुणे q 0 के बराबर हो जाए तो 0 प्राप्त होगा, या दोनों संख्याएं 0 के बराबर हो जाए तो भी दो संख्याओं का यानी दो शून्यों का गुणनफल 0 के बराबर प्राप्त होगा। ये तीन स्थितियां होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि x माइनस 5 0 के बराबर होगा तो x का मान क्या आएगा, 5 के बराबर आएगा। या हम लिख सकते हैं कि यदि x प्लस का 2 0 के बराबर होगा तो x का मान क्या आएगा, -2 के बराबर आएगा। और x के यही ये दोनों मान हैं जो इस समीकरण के क्या है, मूल है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 5 तथा x बराबर -2 इस द्विघात समीकरण के या दिए गए द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 1 का जो 1 नंबर प्रश्न है, ये आपको क्या है, समझ में आया होगा कि इसे किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि इसे कैसे गुणनखंड रूप में तोड़ के इसका मूल हम ज्ञात कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। प्रश्न को हम लिख लेते हैं अगले पेज पे। प्रश्न नंबर 2 है तो हम लिख लेंगे कि दिया गया द्विघात समीकरण है, क्या है, 2x का घात 2 प्लस का x माइनस का 6 बराबर का 0 लिखा हुआ है। एक बार जांच लेते हैं कि क्या ये यही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल यही लिखा हुआ है।
अब इसको हमें गुणनखंड विधि से करना है, इसका यानी मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या देखेंगे कि चर के घात को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पहले पद में चर का घात 2 है, दूसरे पद में चर का घात 1 है और अंतिम पद अचर है, तो ये पहले से ही मानक रूप में लिखा हुआ है। फिर इस बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे। बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कई तरीके हो सकते हैं, तो एक हम अपना ट्रिक लगाएंगे कि जो पहला पद होगा इसका गुणांक और जो अचर पद होगा इसको हम आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे माइनस का 6 है, इसका गुणनफल माइनस का 12 प्राप्त होगा। इस माइनस 12 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि उन दोनों को जोड़ें तो बीच वाला जो पद है x वाला, इसका गुणांक हमें प्राप्त हो। यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 प्राप्त हो। तो इस 12 को हम -3 गुणे अगर 4 के रूप में इसको लिखें तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 12 प्राप्त होगा। और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन तरीकों से ये गुणनखंड रूप में नहीं आ पाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का घात 2 प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर का 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो पदों को देखेंगे। दो पदों में हमें 2x उभयनिष्ठ दिखेगा तो x प्लस का 2 बचेगा। फिर इन दो पदों में अगर हम देखेंगे तो माइनस का 3 उभयनिष्ठ दिखेगा और बचेगा x प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ पे x प्लस का 2 दो पदों में उभयनिष्ठ है तो उसको कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर का 0 बचेगा। और इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखा हुआ है, 0 के बराबर है। तो यदि अगर हम मान लें कि x प्लस का 2 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, माइनस के 2 के बराबर आएगा। और यदि हम ये मान लें, या तो यदि हम ये मान लें कि 2x माइनस का 3 0 के बराबर है तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। यहाँ से जो ये x का मान माइनस का 2 और x का मान 3/2 आया है, यही इस समीकरण के प्रश्न नंबर 2 का क्या है, मूल है। मूल क्या होता है, जिस चर में भी समीकरण दिया रहता है उस चर का एक ऐसा मान होता है जिसको समीकरण में रखने पे वो उसको संतुलित कर दे, यानी कि संतुष्ट कर दे, वो मूल होता है। यहाँ पे इस समीकरण के मूल क्या है, x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 3/2 है, रख के आप जांच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को किस प्रकार से गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्न देखने में हो सकता है कि थोड़ा आपको जटिल लगे, मुश्किल लगे, लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे करिए, एकदम तुरंत हो जाएगा। लिखने में आपको जो समय लगेगा वही समय लगेगा और कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि आप कैसे प्राप्त कर रहे हैं कि ये -3 गुणे 4 के रूप में ही होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं इस -12 को लिखने के, जो पूर्णांक रूप में हो उसको आप लिख के देख सकते हैं और उसमें से ये प्राप्त कर सकते हैं। दोनों संख्याओं में से एक संख्या को आप a मान लेंगे, एक को b मान लेंगे कि a प्लस b करने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए कि इसका गुणांक, x का गुणांक क्या है, इस स्थिति में 1 है तो 1 प्राप्त होना चाहिए। लिखेंगे तो हमें ये वाला जो पेयर होगा वो प्राप्त होगा, हमने उसको ले लिया। ठीक है, आप करके जांच सकते हैं। फिर 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया गया द्विघात समीकरण है, जो भी द्विघात समीकरण दिया है इसको लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह मानक रूप में है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको मानक रूप में लिखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये मानक रूप में है तो मानक रूप में रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बीच वाले पद को 2 पद में बांटते हैं। तो 2 पद में बांटने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। उस तरीके को, सही तरीके को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला पद है इसका गुणांक और जो अचर पद है इसको आपस में हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे इस स्थिति में तो क्या प्राप्त होगा, √2x² का गुणांक है और अचर पद क्या है, 5√2 है। इसको गुणा करेंगे तो 5 तो 5 ही रह जाएगा, √2 2 हो जाएगा, यानी कि 5 × 2 10 प्राप्त होगा। अब इस 10 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 7 प्राप्त हो और गुणा करें तो 10 प्राप्त हो। तो हमें दिख रहा है कि 2 × 5 ऐसा संख्या हो सकता है जिनको अगर हम गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर मैं इस प्रश्न में क्या करूं कि इस प्लस के जगह पे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं और केवल माइनस कर दो इस प्लस के जगह पे, यही प्रश्न रहते हुए, तो आप क्या करेंगे, क्या 2 × 5 लेंगे? नहीं, यहाँ पे मैं इसको माइनस का 2 × माइनस का 5 भी लिख सकता हूँ। इस स्थिति में माइनस का 2 × माइनस का 5 हो जाएगा, जहाँ इस स्थिति में a प्लस b जो दो संख्याओं के रूप में हमने तोड़ा है इसको गुणा के रूप में, ये a प्लस b माइनस के 7 के बराबर होना चाहिए। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए 7 है जो मूल प्रश्न है, इसमें हम 7 ही रहने देते हैं। तो इसको हम 2 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको क्या करते हैं, प्लस रहने देते हैं और प्रश्न को हल करते हैं 3 नंबर को। तो पहला पद √2x² और प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का
5√2 बराबर का शून्य। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्रथम दो पदों को लेंगे, इन पदों में देखेंगे क्या उभयनिष्ठ है। देखते हैं तो हमें दिखता है कि रूट का 2 और x उभयनिष्ठ है एक साथ। इसको उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का √2 बचेगा। इस दो पदों को देखेंगे तो इन दो पदों में 5 उभयनिष्ठ है, तो 5 उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस का √2 बचेगा और बराबर का शून्य हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले पद पे चलते हैं, अगले चरण पे। इस पद में और इस पद में इस चिन्ह की तुलना में अगर हम देखेंगे तो x प्लस का √2 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ लेंगे तो बच क्या जाएगा, √2x प्लस का 5 बराबर का शून्य हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पे ये पाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल शून्य के बराबर है। या तो ये संख्या x प्लस का जो √2 दिया हुआ है ये शून्य के बराबर होगा, या क्या होगा कि √2x प्लस का जो 5 है ये शून्य के बराबर होगा। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का √2 प्राप्त होगा, और यहाँ से x का मान प्राप्त करेंगे तो माइनस का 5/√2 प्राप्त होगा। और x के ये दो ऐसे मान हैं जो इस समीकरण के क्या है, मूल है। कोई मुश्किल बात नहीं है इस प्रश्न को हल करने में। जो भी मैंने चरण बताए हैं उसको आप करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप कुशल बनते जाइएगा। अगर यहाँ पे आप ये भी सोच रहे हैं कि क्या ऐसे ही हमें एग्जाम में लिखना है, तो बिल्कुल नहीं, आपको भाषा के साथ लिखना पड़ेगा। भाषा के साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों को समझा रहा हूँ और भाषा के साथ इनका उत्तर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक PDF लिंक मिलेगा ऊपर ही, वो गूगल ड्राइव का आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और सभी प्रश्नों के हल, सभी प्रश्नावली के प्रश्न के हल आपको वहाँ पे भाषा के साथ लिखे हुए मिल जाएंगे। उन तरीकों का आप प्रयोग करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए तो आपको पूर्ण रूप से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 को किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को देखें तो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 4, 2x का घात 2 माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का शून्य लिखा हुआ है। इसको चाहे तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं, या यहाँ पे जो भिन्न लिखा हुआ है 1/8 इसको सरल भी कर सकते हैं। सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम हमें प्राप्त होगा। 8 लेंगे तो ये 16x का घात 2 माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर शून्य हो जाएगा। इसको और अगर हम सरल करेंगे तो ये 16x का घात 2 माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का ये शून्य हो जाएगा। 8 का शून्य से गुणा करेंगे तो ये शून्य बन जाएगा। अब ये हमें दिया गया समीकरण प्राप्त हो गया। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये मानक रूप में है। मानक रूप में होगा तो आगे गुणनखंड रूप देने का प्रयास करेंगे, अगर मानक रूप में नहीं होगा तो मानक रूप में लिखेंगे। हम यहाँ पे पाते हैं कि ये मानक रूप में है, तो हम इसको आगे क्या करेंगे, बीच वाले पद को दो पदों में बांटने का प्रयास करेंगे। बांटने के लिए हम क्या करेंगे, x का घात 2 वाला जो पद है पहला पद, इसके गुणांक यानी कि 16 को, और अचर पद जो कि यहाँ पे 1 है इसको आपस में गुणा करेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। अभी 16 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 16 प्राप्त हो, और जोड़ दें हम अगर a प्लस बी करें तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हो, जो बीच वाला पद का गुणांक है। ठीक है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे अगर हम 16 को लिखना चाहें, माइनस का 4 गुणे माइनस का अगर 4 लिख दें तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो प्लस का 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16x के घात 2 माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का शून्य। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। पहला वाला ही समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सरल करिएगा, बीच वाले पद को अगर जोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। हमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे क्या करेंगे, प्रथम दो पदों को देखेंगे, इनमें क्या उभयनिष्ठ है, 4x उभयनिष्ठ है। तो 4x उभयनिष्ठ जब हम लेंगे तो क्या बचेगा, 4x बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से इन दो पदों में देखेंगे तो माइनस का 1 उभयनिष्ठ है, क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 बचेगा, बराबर का ये शून्य हो जाएगा। हम ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये जो बीच वाला पद है इसी को हम यहाँ पे भी लाने का प्रयास करते हैं, ताकि इस चिन्ह के तुलना में इन दो पदों में क्या हो, कुछ एक और उभयनिष्ठ हो जाए जिसको हम गुणनखंड रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या उभयनिष्ठ है, 4x माइनस का 1 उभयनिष्ठ है, और यहाँ से ये बचेगा 4x माइनस का 1 बराबर का शून्य। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4x माइनस 1 लिखा हुआ है, 4x माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि 4x माइनस 1 दो बार है, यानी कि एक ही संख्या दो बार गुणा में है आपस में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 1 का घात 2 बराबर का शून्य। यहाँ से हम चाहें तो इसको ऐसे x का मान ज्ञात करेंगे, इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 1/4 इस द्विघात समीकरण का क्या है, मूल है, और x का एक ही मान है। हमने यही जाना था ना कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं और कम से कम 1 मूल हो सकता है। तो वही ये एक मूल है जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इसको अगर हम चाहते तो हम जानते हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन कुछ होता है, यानी कि इसका विस्तार रूप कुछ होता है, और x a माइनस
बी द होल स्क्वायर का भी एक विस्तार रूप होता है। अगर इस रूप को अगर हम देखेंगे तो उसका ही ए विस्तार रूप लिखा हुआ है, यानी कि ए माइनस बी द होल स्क्वायर का विस्तार रूप लिखा हुआ है। बस इसको आपको पहचानने की आवश्यकता है, पहचान लेंगे तो डायरेक्ट इसको गुणनखंड रूप में ये वाला रूप आप दे सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला, और आप क्या कर सकते हैं, इसका वहाँ से भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम वहाँ पे उसको देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। इसको गुणनखंड रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये मानक रूप में है। तो हम देखते हैं कि ये मानक रूप में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाले पद को 2 पदों में बांटेंगे। बांटने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पद के गुणांक और अचर पद को आपस में गुणा करेंगे। क्या प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। 1 गुणे 100, 100 ही प्राप्त होगा। 100 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे कि दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो बीच वाले पद का गुणांक यानी कि माइनस का 20 प्राप्त हो और गुणा करें तो 100 प्राप्त हो। तो इसको हम माइनस 10 गुणे, अगर माइनस का 10 कर दें तो गुणा करेंगे तो प्लस का 100 प्राप्त होगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 20 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बच्चों का ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं कि माइनस 10 और माइनस 10 ही होगा। देखिए इसके जितने भी स्थिति हो सकती है आप उसको लिख के जांचना चाहें तो जांच सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रश्नों को हल करते करते ये प्रैक्टिस हो गया है कि हम थोड़ा देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ किसको कैसे लिखा जा सकता है। जितने ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिएगा आप भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, जितना ज़्यादा प्रश्नों को करिएगा कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x 100 x का घात 2 माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों को यदि हम देखते हैं तो इनमें 10x उभयनिष्ठ है तो इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस का 1, और इन 2 पदों में देखें तो माइनस का 1 उभयनिष्ठ है, ये हो जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर का 0। इन 2 पदों में देखेंगे तो 10x माइनस का 1 उभयनिष्ठ है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस का 1 बराबर का 0। यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि क्या पाते हैं कि ये दोनों संख्याएं सेम है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 10x माइनस का 1 का होल घात 2 बराबर 0। होल घात हटाएंगे तो क्या बचेगा, 10x माइनस का 1 बराबर 0 बचेगा। ये एक रैखिक समीकरण बन गया। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ये x का मान 1 है जो इस समीकरण का क्या है, मूल है। हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि इसको कैसे किया जा सकता है, किसी एक सर्वसमीका के रूप में इसको दिया हुआ है, उसको हम विस्तार रूप से छोटा रूप करके हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि 10x माइनस का 1 का होल घात 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस रूप में हम करने का प्रयास करते हैं। इसको करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हमें समीकरण दिया हुआ है, 100x का घात 2 माइनस का 20x माइनस का और प्लस का 1 बराबर का 0 दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10x का होल घात 2 माइनस का 2 गुणे ab, ये किस रूप में हमने प्राप्त हुआ है, 10x माइनस का 1 होल घात 2 बराबर 0 के रूप में प्राप्त हुआ है। यानी कि इसको a, इसको अगर हम b मान लेते हैं तो a माइनस b का होल घात के रूप में दिया हुआ है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a का घात 2 माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये a हो गया, यहाँ पे 2ab करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और गुणे b क्या है, 1 है, और प्लस का 1 का घात 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस का 1 का घात होल घात 2 बराबर का 0। यहाँ से हम 10x माइनस 1 बराबर भी 0 लिख सकते हैं, 2 बार चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ से x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं 1/10, जो क्या होगा, इस समीकरण का मूल होगा। सर्वसमीका का भी प्रयोग करके इसको हम गुणनखंड रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 हमें दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से हल करना है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे शाब्दिक समस्या दिख रहा है, तो शाब्दिक समस्याओं को हमने बीजीय व्यंजक रूप देना सीख चुके हैं। अध्याय 3 में और अध्याय 2 में भी सीखा था, तो अध्याय 4 में भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में ये शाब्दिक समस्याएं दी गई थी उदाहरण में, तो इसको क्या करना है, हमें बीजीय व्यंजक रूप देके इसे हल करना है। तो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हल करेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि जॉन और जीवंती नाम के 2 लड़के या लड़कियां हैं। इनके पास दोनों को मिला के 45 कंचे हैं। मान लेते हैं कि जॉन के पास कुछ कंचे होंगे, जीवंती के पास कुछ कंचे होंगे, दोनों को मिला के 45 कंचे हैं।
यहाँ से कह रहा है आगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास कुछ कंचे होंगे, हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं कि एक के पास x है, एक के पास y है। दोनों को मिलाकर क्या है, ये 45 है। दोनों 5-5 खो देते हैं, तो ये अगर 5 खोएगा तो x माइनस का 5 बचेगा, और ये 5 खोएगा तो y माइनस का 5 बचेगा। और खोने के बाद अगर इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो क्या आ रहा है, 124 आ रहा है। ये प्रश्न कह रहा है हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों के पास कितने कितने कंचे थे, हमें ये बताना है। तो बताने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक समीकरण बन गया, ये एक समीकरण बन गया। इनको हल करके हमें ज्ञात करना होगा कि इनके पास कितने कंचे थे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस का 5 गुणे y माइनस का 5 बराबर का 124। हमने कुछ नहीं किया, बस नीचे उसका रूप दे दिया, इसमें अलग तो कुछ नहीं है। यहाँ से समीकरण 1 से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, y बराबर 45 माइनस का x, या x का मान ज्ञात कर सकते हैं 45 माइनस का y। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद इस समीकरण में इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, मान को रखेंगे और सरल करेंगे। मान को रखते हैं, y के मान को रखेंगे तो x माइनस का 5 इंटू वाई या क्या है 45 माइनस का x माइनस का 5 बराबर का क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार हम हल कर रहे हैं। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा x माइनस का 5 इंटू ये 45 और माइनस 5 40 हो जाएगा, और माइनस का x बराबर का 124 हो जाएगा। अब इसको आगे सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या है x माइनस का 5 इंटू 40 माइनस का x बराबर का क्या है 124 है। सरल करते हैं, यहाँ से x का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 40x प्राप्त होगा, x का माइनस x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का x का घात 2 प्राप्त होगा, माइनस 5 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 200 प्राप्त होगा, और माइनस 5 का माइनस x के साथ करेंगे तो 5x प्राप्त होगा, वो भी प्लस का बराबर का 124 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। ये x वाला पद जोड़ेंगे तो ये 45x हो जाएगा, और माइनस का x का घात 2 और माइनस का 200 और प्लस का 124 इधर आएगा तो माइनस का 124 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और सरल करके लिख लेते हैं। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो ये 324 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 324 बराबर का 0 हो जाएगा। ये अगर हम इसको देखें तो ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x क्या है, जॉन के पास कंचों की संख्या है। y ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम चाहें तो इसको कैसे भी मूल ज्ञात कर सकते हैं इसका, लेकिन हम गुणनखंड विधि से यहाँ पे करेंगे। गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के लिए माइनस x का घात 2 प्लस का 45x माइनस का 324 बराबर का 0। इसके बाद आगे की प्रक्रिया जो गुणनखंड विधि में हम लोगों ने किया है वो कर सकते हैं, या चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का घात 2 यानी कि पहले पद से माइनस का चिन्ह हटा सकते हैं, कॉमन लेंगे सब में से, तो ये माइनस का 45x बन जाएगा, और ये प्लस का 324 बराबर का 0 हो जाएगा। अब बीच वाले पदों को 2 पदों में तोड़ेंगे। 2 पदों में तोड़ने के लिए जो पहला पद है इसका गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे 324 को, ये आएगा। इसको 2 संख्याओं का गुणा के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे कि माइनस का 45 जोड़ने पे प्राप्त हो। तो यदि हम माइनस का 9 गुणे माइनस का 36 करें तो ये ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको अगर हम गुणा करेंगे तो 324 प्राप्त होगा, और जोड़ेंगे तो माइनस का 45 प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर का 0। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 9 बचेगा। यहाँ से अगर हम माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 9 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। आगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस का 9 इंटू x माइनस का 36 बराबर का 0। यहाँ से हम x के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे मिटाने के बाद हम क्या कर देंगे, यदि हम मान लें कि x माइनस 9 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, 9 आएगा। और यदि हम मान लें कि x माइनस का 36 0 के बराबर है तो x का मान क्या आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे देखिए हम ये पाते हैं कि x क्या है, x है जॉन के पास कंचों की संख्या। यदि हम मानते हैं कि x जॉन के पास कंचों की संख्या है तो एक स्थिति में 9 आ रहा है, तो जीवंती के पास यानी कि y है कितने कंचों की संख्या होगी, 45 माइनस का 9 होगा, यानी कि कितना आएगा, 36 आएगा। अगर हम मानते हैं कि जॉन के पास 36 कंचों की संख्या है तो जीवंती के पास कितने कंचों की संख्या होगी, 9 होगी। तो हम कह सकते हैं कि जॉन के पास 9 कंचों की संख्या है तो जीवंती के पास 36 है, और जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास क्या है, 9 कंचों की संख्या है। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 2 आपको, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, ये समझ में आया होगा।
हल करने का तरीका, जैसे हम लोगों ने शाब्दिक समस्याओं को हल करना सीखा है वैसे शब्दों के साथ इसको हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद हमें एक समीकरण प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण। उसको हल करके हम जो इसमें पूछ रहा है उसको बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है 2 का, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बाद इसे भी हल करने का हम प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग जो छोटा मोटा काम करने का एक जगह होता है उसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। उसमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उसमें जो भी खिलौने बन रहे हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य है क्या है, 55 में से यदि उस दिन जितने खिलौने बने हैं उसको अगर हम घटा दें तो एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त होगा, उसके बराबर होगा। आगे कह रहा है कि किसी एक दिन, मान लेते हैं खास किसी एक दिन, कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम मान लेते हैं कि एक दिन जितने खिलौने बने हैं सबकी लागत क्या है, 750 रुपया है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हमें ये बताना है कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित हुए हैं। तो हमें नहीं पता कितने हैं, तो हम इसको मान लेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या है, x मान लेते हैं। x चर में हम बनाएंगे, x मान लिया। अब प्रश्न जो जो कह रहा है वो काम करेंगे। हमें प्रश्न पहले स्थिति में कह रहा है कि उस दिन जो भी खिलौना निर्मित हुआ है, जितना भी खिलौना निर्मित हुआ है, अगर हम एक खिलौने का दाम याद करें तो कितना है, 55 माइनस उस दिन जितने खिलौने बने हैं। कितने खिलौने बने हैं, x बने हैं, तो x हो जाएगा कि ये क्या है, एक खिलौने का मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य है मूल्य। अब आगे ये भी कह रहा है कि एक दिन जिस दिन x खिलौने बने हैं उस दिन कुल लागत क्या है, 750 रुपया है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि जितने खिलौने बने हैं और एक खिलौने का दाम, यानी कि 55 माइनस का x कितना होगा, 750 होगा। और यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण को सरल करते हैं। समीकरण क्या प्राप्त होगा, 55x माइनस का x का घात 2 बराबर 750। ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है। इस द्विघात समीकरण को हम हल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। x क्या है, एक दिन बने खिलौनों की संख्या है। तो संख्या हमसे पूछ रहे हैं, बता देंगे। सरल करते हैं, इसको हम पहले मानक रूप में लिख लेते हैं क्योंकि हम इसे गुणनखंड विधि से करते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का x का घात 2 प्लस का 55x माइनस का 750 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और अगर हम सरल करना चाहें तो x का घात 2 माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको गुणनखंड रूप में तोड़ना है तो बीच वाले पद को 2 पार्टों में बांटना पड़ेगा। और इसको बांटने के लिए हम क्या करेंगे, 1 गुणे 750 करेंगे और ये 750 के बराबर आएगा। 750 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम -25 गुणे माइनस का 30 के रूप में लिख सकते हैं। इनको गुणा करेंगे तो 750 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 55 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750 बराबर का 0। अगर इसको और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, x उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 25 बचेगा। यहाँ से माइनस का 30 उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 25 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो x माइनस 25 उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 30 बचेगा, बराबर का 0 होगा। यहाँ से x बराबर 25 आएगा और एक x बराबर क्या आएगा, 30 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए x के 2 मान आए हैं। हमने x को क्या माना है, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या माना है। तो उस दिन कितने निर्मित खिलौने होंगे, एक समय x बराबर 25 होगा, यानी कि 25 होगा और 30 भी होगा। इन दोनों मानों को यदि समीकरण में रखेंगे तो संतुष्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस दिन या तो 25 खिलौने निर्मित हुए हैं या 30 खिलौने निर्मित हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है, 182 है। हमें 2 संख्याएं बतानी है। अब ये कौन कौन सी संख्याएं हैं हमें नहीं पता है। हम चाहें तो यहाँ पे मान सकते हैं कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। यहाँ पे x और x प्लस y क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। यहाँ से हम
x का मान ज्ञात करेंगे तो 27 माइनस का y होगा, या हम y का मान ज्ञात करेंगे तो 27 माइनस का x होगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं यहाँ पे कि यदि पहली संख्या हम x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या हमने y माना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 27 माइनस का x हो जाएगी। ये हम मान सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, x और y मान के दो चर में समीकरण हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि दो चर में समीकरण बनाएंगे तो उसे हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि दो चर भी मानेंगे दोनों संख्याओं को, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं उनको। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो एक संख्या x है तो दूसरे को दोनों संख्याओं के योगफल में से घटा के भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। आगे प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस का x है। इनका गुणनफल क्या है, 182 है, और ये एक समीकरण बन गया। इसी समीकरण को हल करके हम ज्ञात कर सकते हैं उस संख्या को। हल करते हैं, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 27x माइनस का x का घात 2 माइनस का 182 बराबर का 0। यहाँ से हम पाते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम लोगों ने पहचानना अच्छे तरीके से सीखा है। यहाँ से इसको अगर हम मानक रूप में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ताकि इसे गुणनखंड रूप में हम व्यक्त करके इसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सके, x का मान ज्ञात कर सके। x का मान क्या है, पहली संख्या, और x ज्ञात हो जाएगा तो दूसरी संख्या भी हम ज्ञात कर सकेंगे। यहाँ से लिखेंगे तो माइनस x का घात 2 प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर का 0 होगा। इसको और हम सही से लिखना चाहें तो x का घात 2 माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको गुणनखंड रूप में तोड़ने के लिए यदि हम 182 को दो पार्टों में तोड़ें, 182 को क्यों, क्योंकि 1 गुणे 182, तो इसको हम माइनस का 13 गुणे माइनस का 14 अगर हम लिख दें तो माइनस 13 और 14 को जोड़ेंगे तो माइनस 27 आएगा, और गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 2 माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर का 0। यहाँ से हम इन दो पदों में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x माइनस का 13, और इन दो पदों में से अंतिम दो पदों में से माइनस का 14 लेंगे तो x माइनस का 13 बराबर का 0 बचेगा। यहाँ से इसको हम x माइनस का 13 इंटू x माइनस का 14 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस समीकरण से हम x माइनस का अगर 13 को 0 के बराबर करें तो x का मान हमें 13 प्राप्त होगा, और या हम करें कि x माइनस 14 0 के बराबर है तो x का मान हमें 14 के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पे पहली संख्या क्या है, x है। अगर हम पहली संख्या को x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। पहले को अगर हम 13 मान लें तो दूसरा हमारा 14 प्राप्त होगा। अगर हम पहले को 14 मान लें तो दूसरा हमें 13 प्राप्त होगा। यानी कि एक संख्या क्या है, 13 है, और दूसरी संख्या क्या है, 14 है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाषा के साथ। इन सभी प्रश्नों के हल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से इन सभी प्रश्नों के भाषा के साथ हल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 0 से आगे ही होंगे, और क्रमागत ज्ञात करना है। क्रमागत मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे कि यदि हम यहाँ पे मान लें कि पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हम x मानते हैं तो इसका क्रमागत क्या होगा, क्रमागत हो जाएगा x प्लस का एक दूसरा पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पूछे आपसे कि 5 का क्रमागत क्या होगा, अगला तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, x का क्रमागत x प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, हमसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कि यदि इन दोनों संख्याओं को वर्ग किया जाए, यानी कि पहली संख्या x का घात 2 किया जाए और दूसरी संख्या x प्लस का 1 का वर्ग किया जाए, होल पावर 2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 365 प्राप्त होगा। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, यानी दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो x का घात 2 प्लस का x का घात 2 प्लस का 2x प्लस का 1 a प्लस b द होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा है, बराबर 365 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x का घात 2 x का घात 2 2x का घात 2 हो जाएगा, प्लस का 2x, और इधर ये आएगा तो माइनस का 364 हो जाएगा, और बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है,
इसको देखेंगे तो सभी पदों में दो उभयनिष्ठ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का घात 2 प्लस का x माइनस का 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी के 4 बराबर का 0। ये एक हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसको देखेंगे तो ये मानक रूप में भी है, इसको गुणनखंड रूप में तोड़ के हम इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? करने के लिए हम यहाँ पे देखें तो x का घात 2 प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसको सरल करना है तो गुणनखंड रूप में तोड़ने के लिए इसको दो पदों में करेंगे। दो पदों में तोड़ने के लिए इसका गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे तो जो -182 आएगा। इसको दो संख्याओं का गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 182 को अभी पीछे ही तोड़ा, -13 गुणे अगर हम 14 करें तो इनको जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 182 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x का घात 2 प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। इन दो पदों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 बचेगा और इन दो पदों में से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस का भी 14 बचेगा और ये हो जाएगा बराबर का 0। इन दो पदों में देखेंगे तो यहाँ से x प्लस का 14 उभयनिष्ठ है तो बचेगा क्या? x माइनस का 13 बराबर का 0। यहाँ से x प्लस 14 को यदि हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान माइनस का 14 प्राप्त होगा और यहाँ से x का मान क्या प्राप्त होगा? 13 प्राप्त होगा। x के दो मान प्राप्त हो गए। यहाँ से अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। यहाँ पे एक x का मान ऋणात्मक आया है, एक धनात्मक आया है, तो x बराबर 13 ही हमारा क्या होगा? मान्य होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x बराबर 13 क्या है? पहला पूर्णांक है धनात्मक और x प्लस 1 जो कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ये 14 के बराबर हो जाएगा। और 13 और 14 ऐसे दो पूर्णांक है वो भी धनात्मक, जिनको यदि हम वर्ग करके आपस में जोड़ेंगे तो 365 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य कौन सी दो भुजाएं? इसको समझिए। हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये 90 डिग्री का कोण हम मान लेते हैं, इसका ये हम आधार मानते हैं, ये ऊंचाई मानते हैं। इसमें कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसकी लंबाई ज़्यादा है। इसको अगर हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस का 7 हो जाएगा। इसको आधार और इसको लंब मान रहे हैं तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बताना है कि आधार की लंबाई क्या है और इसकी ऊंचाई की लंबाई क्या है। तो हमने आधार को क्या मान लिया कि जो आधार हमारा है ये x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार से ऊंचाई को अगर हम लिखना चाहें तो x माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें ये क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है इसका वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये पता होगा तभी ये प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या माना है कि आधार x है और उसके अनुसार ऊंचाई क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। तो 13 का वर्ग क्या होगा? आधार का वर्ग प्लस का ऊंचाई का वर्ग, यानी कि x माइनस 7 का वर्ग के बराबर होगा। इस समीकरण को हम सरल करेंगे तो 169 बराबर x का घात 2 प्लस का x का घात 2 माइनस का 14x प्लस का 49 प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा? x x जुट जाएंगे तो ये 2x का घात 2 हो जाएगा, माइनस का 14x हो जाएगा और ये वाला चीज़ उधर जाएगा तो माइनस का 169 और प्लस का 49 यहाँ पे बराबर का 0 हो जाएगा। इसको हमने उधर भेज दिया 169 को। इसको और सरल करेंगे तो इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का 120 प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x का घात 2 माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर का 0। यहाँ से इसको हम और सरल कर सकते हैं। सभी पदों में से दो उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा? x का घात 2 माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का 0। यहाँ पे ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसको सरल करके x का मान ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे हमने x क्या माना है? त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है इसका आधार माना है।
सरल करते हैं। सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड रूप में व्यक्त करेंगे। गुणनखंड रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के बाद बीच वाले पद को दो पदों में तोड़ेंगे। दो पदों में तोड़ने के लिए x से घात 2 है, इसके गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे जो -60 प्राप्त होगा। -60 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 गुणे माइनस का अगर 12 इसको हम लिख दें तो इनको जोड़ेंगे तो -7 प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो -60 प्राप्त होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का घात 2 -12 x प्लस का 5 प्लस का 5x, इसको 5x लिख लेते हैं, -60 बराबर का 0। इसको सरल करेंगे, इन दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ लेंगे तो x -12 बचेगा। इन दो पदों में से क्या 5 उभयनिष्ठ लेंगे तो x -12 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इस पद में से अगर x -12 उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस का 5 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से यदि इसको हम 0 के बराबर मानेंगे तो x का मान 12 आएगा और इसको 0 के बराबर मानेंगे तो x का मान -5 आएगा। x क्या है, त्रिभुज की आधार की लंबाई, और किसी भी त्रिभुज की आधार की लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ये वाला मान तो कट जाएगा। x का मान क्या आएगा, 12 आएगा, यानी कि x बराबर 12 सेंटीमीटर होगा जो कि आधार होगा। और ऊंचाई की हम बात करें तो x -7 है, तो 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका कर्ण क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोल रहा है, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हमने आधार और ऊंचाई ज्ञात कर ली। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। एक कुटीर उद्योग है जहाँ पे बर्तन बनते हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, वो भी रुपया में, क्या है, उस दिन जितने भी बर्तन बने उसके दुगने से 3 अधिक है। और उसी दिन यह देखा गया कि कुल लागत क्या है, 90 रुपया है। ये नग क्या है, एक प्रकार का बर्तन होता होगा कोई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नग की लागत क्या है, एक नग या कहें तो प्रत्येक नग की लागत उस दिन जितने भी बर्तन बने उसके दुगना से 3 अधिक। मान लेते हैं कि x बर्तन बने तो नग की लागत क्या होगी, एक नग की, इसके दुगना 2x प्लस 3 होगी। इसका क्या है, ये एक इतना रुपया होगा। कह रहा है कि उस दिन 90 रुपया लगा कुल खर्चा। तो कुल खर्चा कैसे ज्ञात करेंगे, जितने बर्तन बने और एक की लागत 2x प्लस का 3 और ये 90 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा। इसको हम हल करके ज्ञात कर सकते हैं, नग की लागत या जो भी कहें, बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। इसको हल कैसे करेंगे, इसको लिख के हल कर देंगे। लिखने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं कि माना कि हम लिख सकते हैं कि विशेष दिन बने बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक नग की लागत या प्रत्येक नग की लागत, लागत क्या है, लागत है बर्तनों की संख्या से दुगना से 3 अधिक, ये भी रुपया में। प्रश्न ये भी कह रहा है कि उस दिन की लागत, कुल लागत 90 रुपया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x गुणे 2x प्लस का 3 बराबर का 90। इसको और सरल करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2x का घात 2 प्लस 3x माइनस का 90 बराबर का 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए गुणनखंड रूप तोड़ेंगे, देखेंगे कि क्या यह मानक रूप में है। मानक रूप में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मानक रूप में लिखेंगे। पा रहे हैं कि मानक रूप में है तो क्या करेंगे, गुणनखंड रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके लिए इसको 2 पदों में बांटेंगे। बांटने के लिए 2 और -90 का गुणा करेंगे तो -180 प्राप्त होगा। अब 180 को 2 संख्या में इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ें उन दोनों संख्याओं को तो हमें 3 प्राप्त हो। तो -180 को माइनस का 12 गुणे 15 लिख सकते हैं। गुणा करेंगे तो -180 प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का घात 2 माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर का 0। इसको और सरल हम करना चाहें तो और सरल करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, इन 2 पहले पदों में देखेंगे तो 2x उभयनिष्ठ है, तो 2x इंटू
x माइनस का 6 हो जाएगा। और इन दो अंतिम पदों में देखें तो 15 उभयनिष्ठ है, तो प्लस का 15 उभयनिष्ठ लेंगे तो x माइनस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस का 6 इंटू 2x प्लस का 15 बराबर का 0। यहाँ से यदि हम पहले को मान लें कि x माइनस 6 शून्य के बराबर है तो x का मान 6 आएगा। यदि हम मान लें कि 2x प्लस का 15 शून्य के बराबर है तो x का मान माइनस का 15/2 होगा। यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं। हमने x क्या माना है? बर्तनों की निर्माण की संख्या। क्या ऋणात्मक बर्तन हो सकते हैं? यानी कि ऐसा कि उस दिन जितने भी बर्तन बने नहीं, बर्तन खराब हुए, फूटे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो x के ऋणात्मक मान कट जाएंगे, धनात्मक मान 6 आएगा। x बराबर 6 यानी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। एक नग की लागत क्या है? 2x प्लस का 3 है। तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं 2x प्लस का 3। हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रत्येक नग की लागत, तो 2 गुणे 6 प्लस का 3 क्या हो जाएगा? 12 प्लस का 3 यानी कि 15 आएगा। एक नग की लागत क्या है? 15 रुपया है। ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर जो 6 है ये आपको समझ में आया होगा। ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। हमने सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से, आसानी से समझने का और हल करने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पे भाषा का प्रयोग करके लिखने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। अगर आपको भाषा के साथ इन सभी प्रश्नों के हल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो उसको कमेंट में लिखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।